क्या होगा इलेक्शन वाले दिन, क्या होगा इलेक्शन के 3 महीने बाद, क्या होगा अगले 5 साल में, हर एक चीज आज डिस्कस करने वाले। पहली बार भारत का होम मिनिस्टर आकर बोल रहा है कि 4 जून को कुछ बड़ा होने वाला है। जो है वो भी बड़ी है, तो मैं तो आप HL देख लीजिए। हाय गाइस, मैं हूं हरीश भगत और आज मैं आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ और एक ऐसा टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिस टॉपिक का पूरे देश को इंतजार है, यानी कि हमारा इलेक्शन 4 जून को क्या होने वाला है। हर तरफ, नॉट इन इंडिया, पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में, हर जगह सिर्फ एक ही बात है कि अब की बार भारत सरकार कौन सी आने वाली है। ठीक है, क्या बीजेपी रहेगी या फिर कोई और पार्टी इसको रिप्लेस करेगी, सिर्फ यही बात है। और हमारा एज अ स्टॉक मार्केट ट्रेडर और इन्वेस्टर का क्या बात है कि 4 जून को बीजेपी आएगी या नहीं, क्या रिजल्ट आने वाला है, उस पर क्या मार्केट रिएक्ट करेगी, क्या होगा इलेक्शन वाले दिन, क्या होगा इलेक्शन के 3 महीने बाद, क्या होगा अगले 5 साल में, हर एक चीज़ आज डिस्कस करने वाले। तो आज की जो वीडियो है ना, सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि आप अभी इलेक्शन चला जाएगा उसके बाद काम की नहीं है। ये एक ऐसी वीडियो मैंने बनाई है, इलेक्शन हो उसके बाद अगले 5 साल तक क्या होने वाला है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगले 3 महीने में क्या होने वाला हूँ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और इलेक्शन वाले दिन क्या होने वाला है वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और अगले 5 साल बाद क्या होगा वो भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो एक ऐसी वीडियो बनाई है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी के पास ना टिप्स मांगने नहीं जाना पड़ेगा कि किस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। क्यों? क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो एक बार बता देता हूं। आज हम बात करने वाली निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसी रेट करने वाली है। दूसरा बात करने वाली है जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आएगा यानी कि 4 जून को, उस दिन कौन से स्टॉक्स को देखना है। और तीसरा कि हमारे को कौन सी इन्वेस्टमेंट जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो मिलने वाली है अगले 5 साल में। ठीक है, और वो मैं क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करी है स्टॉक्स को निकालने में, वो भी सीक्रेट स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि एंड में ही शेयर करूँगा। ठीक है, और ऐसी स्ट्रैटेजी जिसको सीखने के बाद आपको तो किसी से टिप्स मांगनी नहीं पड़ेगी, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि भाई कौन से स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर दूं, क्योंकि वो ज्ञान मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। ऐसी वीडियो भी शायद कहीं और ना मिले, क्योंकि आपको मैं पूरा ज्ञान देता हूँ, अधूरा ज्ञान नहीं देता, और बाकी जगह आपको अधूरा ज्ञान मिलता है। इसलिए आपको मैं पसंद हूँ क्योंकि मैं आपको तो हमेशा एक यूनिक चीज़ सिखा कर जाता हूँ जो आपको काम आती है। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ, और ये गारंटी दे रहा हूँ ये चीज़ें होने वाली है, देखते जाओ, जो बोलूँगा वही होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी और मेरी सबसे फेवरेट निफ्टी और बैंक निफ्टी। निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे रेट करने वाले हैं इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। ठीक है, पहला पार्ट कि निफ्टी और बैंक निफ्टी 4 जून को क्या करने वाली है, अगले 3 महीने में क्या करने वाली है, और उसके बाद पूरे साल या फिर 5 साल क्या करने वाली है, यानी कि निफ्टी ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी। तो पहला पार्ट करते हैं 4 जून की बात। ठीक है, 4 जून को निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको क्या देखना है वो बताता हूँ। तो पहला हमें देखना है कि 9:45, 10:15 इस टाइम फ्रेम के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ सेल का सोचना है। इससे पहले और इसके बाद हमें सोचना है बाइंग का। यानी कि मान लो मार्केट खुलती है ये 9:15 पर, ठीक है, 9:15 पे मार्केट खुली और 9:45 मैं बोल रहा हूँ कि 9:45 के बाद हमें सोचना है सेल साइड का, राइट। तो 9:15 से 9:45 वाला जो टाइम है ना बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड मूव देने वाली है इस टाइम फ्रेम में, यानी कि स्टार्टिंग के आधे घंटे में। स्टार्टिंग के आधे घंटे में आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करने का सोचना। 9:45 के बाद अगर आपको कोई भी आपके सेटअप के अंदर सेल साइड की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप सेल का सोच सकते हो। ठीक है, कब तक सोचना है सेल का? 10:15 तक। ठीक है, ये जो टाइम फ्रेम है ये हमने कैसे बताया, ये हमारा पास्ट एक्सपीरियंस मेरे मेंटर से मैंने सीखा है, और हिस्ट्री जो हमने देखी है आज तक मार्केट के अंदर क्या सिनेरियो रहता है हमेशा, वो सब कुछ समझकर हमने ये बोला है। ठीक है, कि 9:45 से लेकर 10:15 तक आपको सिर्फ और सिर्फ सेल का सोचना है, बाय का नहीं सोचना। अगर आपको बाय का सोचना भी है तो 10:15 के बाद हमें सोचना है बाय साइड का ट्रेड लेने के लिए। यानी कि मान लो 9:45 से 10:15 मार्केट गिरती है तो यहाँ पर हमें बॉटम पर हमें रिवर्सल का सोचना है 10:15 के बाद। लेकिन सिर्फ आपको ये देखना है क्या, 9:45 से ये तो बता रही हूँ 10:15 तक, लेकिन उसमें बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है। सर आप बोलोगे कि सर आपने ये तो बता दिया कि 9:45 से सेल करना है, लेकिन कहाँ से करना है, कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, कितनी क्वांटिटी मारनी है, हमें कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि हमें सेल। ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ आपने बोल दिया 9:45 पे तो सेल मार दिया। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास स्ट्रेटेजी नहीं है। ठीक है, तो उन सब के लिए क्या, सबके लिए एक ही सॉल्यूशन, मेरे एच लेवल, यार मार्केट का ब्रह्मास्त्र कहता हूँ मैं उसको, इतने कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ यार, उससे ऊपर मार्केट में कुछ चीज़ ही नहीं है। ठीक है, आप जाओ, मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डेली अपने एच लेवल्स देता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स देता हूँ। ठीक है, तो उसमें लेवल्स की एक्यूरेसी आप खुद जाकर चेक करो, मैं नहीं बताऊँगा। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, आप वहाँ पर जाना, स्क्रॉल कर लो। ठीक है, खुद एक्यूरेसी दिख जाएगी, क्या एक्यूरेसी है। ठीक है, मार्केट पिन पॉइंट रिजेक्शन, टच करा नीचे, टच करा ऊपर, और 4 जून को भी वही होने वाला है। ठीक है, मैं एडवांस में बता रहा हूँ आपको, एच लेवल इतने प्यारे काम करेंगे 4 जून को,
तो 4 जून के बाद फिर मिलते हैं, फिर मुझे बताना कि काम करे या नहीं। तो आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का समझ आया। 945 से 10-15 तक हमें सेल का सोचना है, उसके बाद हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अब कहाँ कैसे सेल करना है, एच लेवल्स पे काम करना सीख जाओ। एच लेवल्स के आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर मैं लेवल्स देता हूँ डेली, ठीक है। सिर्फ इलेक्शन नहीं, इलेक्शन के बाद भी मेरी एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी है, ठीक है। ऐसा नहीं है इलेक्शन के लिए बोल रहा हूँ, उसके बाद भी एच लेवल बहुत प्यारे काम करते हैं। उससे ऊपर मार्केट में चीज़ नहीं है। अगर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करना है तो आपको समझ आया कि 4 जून को आपको क्या करना है। सिर्फ और सिर्फ एच लेवल्स को फॉलो करोगे तो भी अच्छा खासा पैसा बनाओगे। उसके अलावा कुछ अपनी स्ट्रैटेजी आपकी वो भी यूज़ कर सकते हो। सेकंड, निफ्टी बैंक निफ्टी जो है वो 3 महीने में क्या करने वाली है, ये देखा गया है 2014, 2019 और अब की बार भी सेम सिनेरियो का हम एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, जस्ट बिकॉज कहा जाता है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, ठीक है। हिस्ट्री अपने आप को दोहराती है। तो जब हिस्ट्री अपने आप को दोहराती है ना, तो हमेशा ये देखा गया है कि इलेक्शन के पहले तो क्या होता है, रैली ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन इलेक्शन के बाद हमेशा एक रैली आती है, ठीक है। लेकिन आफ्टर 3 मंथ्स, यानी कि अगर मान लो हमारा जो इलेक्शन का रिजल्ट है वो जनवरी में आ रहा है, तो मार्च के अंदर एक क्रैश देखा गया है हर बार, यानी कि हर 3 महीने बाद, इलेक्शन के रिजल्ट के 3 महीने बाद एक मार्केट के अंदर क्रैश देखा गया है, ठीक है। चाहे वो 2014 उठाकर देख लो, चाहे वो 2019 उठाकर देख लो, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस 3 महीने बाद भी एक मार्केट के अंदर क्रैश देखा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद अब बात आते हैं लॉन्ग पिक्चर में। अगले 5 साल में निफ्टी को कहाँ देख रहा हूँ, अगले 5 साल में बैंक निफ्टी को कहाँ देख रहा हूँ। देखो, जो अगली जनरेशन होती है ना, हमेशा वो पुरानी जनरेशन से अच्छा स्पेंड करने की कोशिश करती है, अच्छा लग्जरी लाइफ जीने की कोशिश करती है। आप उठाकर देख लो, अपनी हिस्ट्री उठाकर देख लो, 2000 के अंदर जैसे भारत था, क्या 2024 के अंदर वैसा भारत है? ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। जो 2020 के अंदर स्पेंड था, मान लो अगर 100 रुपये स्पेंड कर रहे थे हम, तो आज हम लाखों रुपये स्पेंड कर रहे हैं। क्यों? उससे आपको क्या समझ आता है कि जो पिछली जनरेशन है, अगली जनरेशन उससे ज़्यादा स्पेंड करने वाली है। और ऑब्वियसली अगर अगली जनरेशन स्पेंड करने वाली है ज़्यादा, तो ऑब्वियसली मार्केट तो ऊपर जाएगी। क्यों? ज़्यादा कंजप्शन होगा, ज़्यादा प्रोडक्ट्स और गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाएगा, और उससे क्या होगा, शेयर्स के ऊपर इंपैक्ट आएगा, शेयर्स की ग्रोथ होगी। शेयर्स की ग्रोथ यानी कि मार्केट की ग्रोथ। मार्केट तो ग्रो ही करने वाली है। आने वाले 5 साल में ले लो, आने वाले 10 साल में ले लो, आने वाले 15 साल में ले लो। अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ होती है ना कि दुनिया ही खत्म हो गई है, वर्ल्ड वॉर 3 हो गया, तो वो एक अलग सिनेरियो है, ठीक है। लेकिन जो कोई भी सिनेरियो आता है ना, मार्केट हमेशा ऊपर ही जाने वाली है, चाहे वो कोई सा भी उठाकर देख लो सिनेरियो। क्यों? क्योंकि अगली जनरेशन हमेशा पुरानी वाली से ज़्यादा कमाने वाली है, ज़्यादा स्पेंड करने वाली है, ठीक है। और वो ज़्यादा स्पेंड करेगी, तो मैंने आपको रीज़न बता दिया कि मार्केट ग्रो करेगी ही करेगी। तो अगले 5 साल में मैं हमेशा निफ्टी को अच्छे लेवल पे देखता हूँ। अच्छे मतलब बहुत अच्छे लेवल पे। कितना देखता हूँ वो नहीं बताऊँगा, क्यों नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूँ। तो अब मैं आपको ये भी समझा देता हूँ कि मार्केट का सिनेरियो क्या है, मार्केट का सिनेरियो क्यों समझा रहा हूँ। यही चीज़ें हैं जो हमें एक दूसरे से अलग करती है। एक अच्छे इन्वेस्टर, एक अच्छे ट्रेडर और एक नॉर्मल जो बिगनर है जिसको नॉलेज नहीं है, उसको हमसे अलग करती है। क्यों? क्योंकि हमारे को मार्केट सिनेरियो समझ आ गया। अगर आपको मार्केट का सिनेरियो समझ में आ गया ना कि मार्केट में चल क्या रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। मार्केट का सिनेरियो ही मार्केट को चलाता है, ठीक है। तो मार्केट का जो सिनेरियो है, हम पॉइंट बाय पॉइंट इसको डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट है पॉलिटिशियन स्पीच। पहली बार भारत का होम मिनिस्टर आकर बोल रहा है कि 4 जून को कुछ बड़ा होने वाला है। मैं फिर से आपकी चैनल पर कहना चाहता हूं, 4 तारीख को नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हम 400 पार करेंगे और स्थिर सरकार आने वाली है और शेयर मार्केट भी बढ़ने वाला है। पहली बार इलेक्शन के रिजल्ट के बाद भारत का प्रधानमंत्री जी आकर बोल रहे हैं स्पीच के अंदर कि 4 जून को कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसा है कि हमारी सरकार ने मैक्सिमम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए हैं और प्रो एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसीज हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा बल देती है, और स्वाभाविक है हर कोई आएगा। और 4 जून जैसा आपने कहा, जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा, आप उस हफ्ते भर में देखना कि यानी भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे। जी बिल्कुल। अब आप देखिए पीएसयूज की कंपनियों का शेयर कहाँ पहुंचा है। स्टॉक मार्केट में उसका वैल्यू बढ़ रहा है जी, बिल्कुल अनेक गुना बढ़ रहा है जी, बिल्कुल। नेटवर्क वर्थ उनकी जो है वो भी बढ़ी है जी। तो मैं अब HL देख लीजिए, जिसको ये लोग जाकर के जुलूस निकाले थे, मजदूरों को एक करके भड़काने की कोशिश, आज HL इस गति से चौथी तिमाही में उसने रिकॉर्ड प्रॉफिट किया है जी। HL 4000 करोड़ का प्रॉफिट। सारे रोबोट, सारे सिस्टम हिलने वाले हैं। 4 जून को बहुत ही खतरनाक चीज़ होने वाली है। निवेश करो, ठीक है। और स्पेसिफिकली एक शेयर के बारे में बताया गया है, HAL शेयर के बारे में, ठीक है। पहली बार ऐसा हुआ है कि शेयर खुले आम आकर शेयर के बारे में बताया जा रहा है
कि ये वाला शेयर जो है उसका प्रॉफिट देखो कितना अच्छा है, ठीक है। मतलब एक लालच दिया जा रहा है कि इसके अंदर आप निवेश कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते वो, तो इनडायरेक्टली बोला जा रहा है कि HCL शेयर के अंदर निवेश कीजिए। पहली बार ये चीज़ें हो रही है, तो आप समझोगे कि वो क्यों हो सकती है, उसके कुछ सिनेरियोज हो सकते हैं, सिनेरियो समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों किया गया, आपने कुछ सोचा, मतलब आपने सुन लिया कि ऐसा हुआ है, लेकिन आपने क्या हुआ फिर उसके बाद क्या करा, सुनने के बाद क्या करा, यही तो गलती करते हो आप। सुन तो लिया स्पीच, लेकिन उसके बाद उसको समझा नहीं कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो, कुछ तो होगा ना, कुछ तो बोल रहे होगे। सिर्फ इसलिए नहीं कि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं HCL शेयर भागे। क्या प्रधानमंत्री जी सिर्फ चाहते हैं कि HCL शेयर भागे? नहीं, वो चाहते हैं कि ग्रोथ हो पूरे इंडिया की, है ना। लेकिन उन्होंने सिर्फ HCL शेयर ही क्यों बोला, या फिर तुम वो 4 जून को मार्केट को ऊपर ले जाना क्यों चाहते हैं? हम ब्रॉड वे के अंदर समझते हैं, ठीक है। तो इसको हम 3 पॉइंट के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा ऐसा है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। पहला पॉइंट क्या है? शॉर्ट सेलर्स, ठीक है। हो सकता है कि जो बाहर के शॉर्ट सेलर्स है, बाहर के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, वो भारत को 4 जून को शॉर्ट सेलिंग करने की एक न्यूज़ आई हो गवर्नमेंट के पास कि 4 जून को जो बाहर के इन्वेस्टर्स है बड़े बड़े, वो भारत के अंदर शॉर्ट सेलिंग करने वाले, यानी कि मार्केट को गिराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और उसको बचाने के लिए हो सकता है कि मोदी जी आकर बोल रहे हैं कि भाई इन्वेस्ट करो, 4 जून को मार्केट ऊपर जाएगी, 4 जून को मार्केट ऊपर जाएगी। देखो सिंपल सी बात है, मोदी जी अकेले नहीं कर सकते, इसलिए वो आकर बोल रहे हैं, ठीक है। अगर अकेले कर पाते तो वो कर चुके होते, ठीक है। कोई भी इंसान अकेले नहीं कर सकता, वो चाहता है सबका सपोर्ट, ठीक है। क्योंकि आपका 100 रुपये और 150 करोड़ का 100 रुपये, ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है, राइट। तो इसलिए अगर कोई शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बना रहा है तो उसको ओवरकम भी तो करना है। 1,00,000 करोड़ अगर कोई सेल कर रहा है तो 1,00,000 करोड़ की बाइंग भी तो होनी चाहिए, तभी तो मार्केट स्टेबल होगी। ऐसा ना हो ना कि मार्केट ही गिर जाए 4 जून को पूरी, ठीक है। उसको बचाने के लिए क्या पता प्रधानमंत्री जी आ रहे हो। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो भी समझने की कोशिश करते हैं। भारत के अंदर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी कि जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने इस मंथ के अंदर काफ़ी ज़्यादा हैवी सेलिंग करी है, इस महीने के अंदर देखी गई है। लेकिन उससे ज़्यादा उसको ओवरकम करने के लिए जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, उन्होंने बाइंग भी की है। यानी कि हमारे जो DIIs है, यानी कि जो भारत के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, जैसे कि LIC हो गया, बैंक्स हो गए, म्यूचुअल फंड हाउसेज हो गए, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे भारत को ऊपर ले जाना चाहते हैं। तो इससे समझ आता है कि बाहर के लोग हमें गिराना चाहते हैं, लेकिन भारत को पता है कि भारत का भविष्य जो है वो उज्जवल है और अगले 5 साल में मार्केट ऊपर ही जाएगी, ग्रोथ ही मिलनी है। अगला जो अगर मान लो बीजेपी आती है तो जो म्यूचुअल फंड हाउसेज है, हमारे जो DII इन्वेस्टर्स है, ठीक है, उन सबको यकीन है कि भारत यहाँ से ऊपर जाएगा, उसके अंदर ग्रोथ होगी, इसलिए वो यहाँ से बाइंग भी कर रहे हैं। प्लस ऐसा हो सकता है कि ऐसा कुछ प्लान हो, ठीक है, कि भारत से कोई लीक आई हो, कि ऐसा कुछ वार्निंग आई हो, इसकी वजह से यहाँ से मोदी जी आकर दे रहे हैं ऐसी स्पीच। दूसरा पॉइंट जिससे ये और ज़्यादा क्लैरिफाई होता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्यों अमित शाह जी आकर बोलते हैं कल कि 300-400 पॉइंट की गिरावट तो क्या ही है। जो शॉर्ट टर्म बिजनेस के लिए शेयर बाजार में है वो ऑब्वियसली प्रॉफिट बुक करते हैं। तो 1200-1300 पॉइंट बढ़ता है तो 300-400 पॉइंट वापिस आना बड़ी सामान्य प्रक्रिया है, और चुनाव के बगैर भी साल में ये 15-20 बार होता है। मान लो मार्केट 1300-1400 पॉइंट ऊपर जाएगी तो 300-400 पॉइंट की गिरावट तो स्वाभाविक है। यार एक बात बताओ, होम मिनिस्टर जी आकर पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे बारे में जो इन्वेस्टर्स है उनकी इतनी ज़्यादा चिंता की जा रही है, ठीक है, कि इससे पहले भी कितने बड़े बड़े फॉल आए, लेकिन कभी ऐसा आकर नहीं बोलते कि यार कोई नहीं, ये नॉर्मल फॉल ही तो है, नहीं बोलते। लेकिन अभी जो इलेक्शन से पहले फॉल आया है, इलेक्शन से पहले फॉल आया है, तो एक ही फॉल में एकदम से हमारे जो पॉलिटिशियंस है वो आकर हमारे को स्पीच दे रहे हैं या फिर हमारे को न्यूज़ दे रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं कि कोई नहीं यार, इट्स नॉर्मल। तो हो सकता है कुछ बड़ा है, कुछ बड़ा प्लान है, ठीक है। किसी का भी प्लान हो सकता है, क्या पता हमारे भारत को गिराने का प्लान है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से बाइंग करवाना चाहते हैं, क्योंकि क्या पता। अब दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है, ये तो हो गया नेगेटिव सिनेरियो, ठीक है। सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है कि भारत के अंदर और ज़्यादा ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए, तो गवर्नमेंट चाहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करो भारत के अंदर, ठीक है। दोनों सिनेरियो को हमें लेकर चलना है, क्योंकि नेगेटिव को भी लेकर चलना है और पॉजिटिव को लेकर चलना है। क्यों लेकर चलना है वो भी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले समझने की ज़रूरत है तीसरा पॉइंट क्या है? वोट बैंक फियर। हो सकता है जो बीजेपी है वो समझ रही है कि जो वोट है वो नहीं आने वाले जितना एक्सपेक्टेड है, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि वो डर रहे हैं और इस चक्कर के अंदर उनको ये डर है कि मार्केट गिर ना जाए। और उस चीज़ को बचाने के लिए मोदी जी पहले से ही बोल रहे हैं, देखो स्वाभाविक सी बात है कि आएगी तो बीजेपी ही, लेकिन 400 पार नहीं आई तो कितने पार आने पर मार्केट ऊपर जाएगी, कितने से नीचे जाएगी, वो भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले समझने की ज़रूरत ये है कि अगर नहीं आई जितने बोले हैं तो मार्केट के अंदर एक फॉल आ सकता है, ठीक है। अगर मार्केट के अंदर फॉल आता है तो बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उसको स्टेबल करना। और उसको स्टेबल करने के लिए जो बीजेपी गवर्नमेंट है या फिर जो हमारे
जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स है या फिर जो हमारे पॉलिटिशियंस है, हमारी करंट गवर्नमेंट है, वो आकर बोल रही है हर जगह कि भारत के अंदर निवेश करो, स्पेशली शेयर्स बता रही है, स्पेशली हर रोज इतना ज़्यादा चिंता की जा रही है कि इन्वेस्टर्स के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस कर रहा है, स्टॉक मार्केट के ऊपर पहली बार इतना ज़्यादा फोकस करा जा रहा है। तो इतना ज़्यादा अगर किसी चीज़ पे फोकस हो ना तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो होने वाला है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा संभल कर चलिए, ठीक है। और यही रीज़न था, मैं आपको बोल रहा था कि अगर मार्केट में कुछ होने वाला है ना, अनएक्सपेक्टेड है, कुछ नहीं पता क्या होने वाला है। हमें भी नहीं पता कि बीजेपी आएगी तो कितने वोट से आएगी, किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है। इससे पहले जो 2 इलेक्शन थे लहर थी, ठीक है, हमें पता था बीजेपी आएगी, लेकिन अब की बार अनएक्सपेक्टेड है। क्यों? क्योंकि अब की बार अलायंस बन गया है, हर एक चीज़ बन गई है, ठीक है। लेकिन स्टिल बीजेपी तो आनी है, लेकिन यहाँ पर फ़र्क इतना पड़ता है कितने वोट से आएगी तो क्या होगा। अब हम वो समझने की कोशिश करते हैं। तुम्हारा जो थर्ड पॉइंट है वो है बीजेपी कितने पॉइंट से आएगी तो मार्केट ऊपर जाएगी और कितने पॉइंट से नहीं आएगी तो मार्केट नीचे जाएगी। तो मैंने 2 ही पॉइंट लिखे, इसको जल्दी खत्म करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। अगर बीजेपी 370 सीट से ज़्यादा आती है तो हम एक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर बीजेपी 350 सीट से नहीं आती ऊपर, यानी कि 350 सीट से नीचे आती है, 350 सीट भी नहीं आ पाई अगर बीजेपी की, तो हम एक डाउनवर्ड जो ट्रेंड है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि मार्केट गिर जाएगी। ये जो नंबर्स है ये ध्यान रखना, वीडियो बाद में जब बनाने के बाद जब आओगे तुम वापस वीडियो देख लेना। ये जो नंबर बताया ना मैंने, ये ध्यान रखना, मार्केट की फ्यूचर प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। ये जो नंबर है ना, इलेक्शन होने के बाद आप यहाँ पर आकर कमेंट करना अगर ये चले गए तो, ठीक है। और मुझे बताना कि भाई यार जो आपने बताया था वैसा ही हुआ। तो मेरी एडवाइस क्या रहेगी हर एक बिगनर को, हर एक ट्रेडर को, हर एक इन्वेस्टर्स को, उसको समझने से पहले हम रियलिटी चेक ले लेते हैं, ठीक है, कि रियलिटी क्या है मार्केट के अंदर और क्या हमें दिखाई जाती है। उसके बाद मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपको किस स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना है, किस स्टॉक्स के अंदर मूव आ सकता है 4 जून को, ठीक है, और अगले 5 साल में किस स्टॉक्स पर आपको नज़र रखनी है और कैसे आप खुद भी एक इन्वेस्टर बन सकते हो, किसी की आपको हेल्प की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो पहला पॉइंट है रियलिटी चेक का वो है नो वन नोज़। किसी को नहीं पता इलेक्शन वाले दिन क्या होने वाला है। जो अभी जो रिजल्ट का सिनेरियो चल रहा है वो अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है। किसी को नहीं पता कि भारत जो बीजेपी है वो कितने पॉइंट से आएगी या फिर कांग्रेस जो है वो कितने पॉइंट से आने वाली है, वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। ऐसा भी हो सकता है बीजेपी ना आए तो, अगर मार्केट में बीजेपी नहीं आए तो भी तो एक फॉल आएगा, ठीक है, वो तो एक्सपेक्टेड ही है कि मार्केट में अगर बीजेपी नहीं आती तो फॉल तो आना ही आना है, ठीक है। लेकिन अगर बीजेपी आ जाए तो कितने पॉइंट से आएगी तो प्लस होगी या फिर कितने पॉइंट से आएगी तो माइनस होगी, वो मैंने बता दिया, ठीक है। लेकिन मार्केट का जो सिनेरियो ना वो कोई नहीं बता सकता कि 4 जून को एग्जैक्टली क्या होने वाला है, कोई नहीं बता सकता। जो मैंने चीज़ें बताई है 9:45 से 10:15, ये हमारी एक्सपीरियंस है, ये हमारा पास्ट हिस्ट्री को देखकर हमने चीज़ें बताई है, ये हमारा एज है। लेकिन एज को हम यूज़ करते हैं बिग प्लेयर मूव के साथ, यानी कि हमेशा हम क्या सोचते हैं, हम कहाँ गलती करते हैं कि मुझे तो पता ही है ऐसा होना है, इसके चक्कर में आप ज़्यादा बड़ा लॉस करके जाओगे। क्यों? स्टॉप लॉस पे निकलोगे नहीं। मुझे तो लगता है यार मार्केट इतना नीचे आ चुकी है और ज़्यादा नीचे कहाँ ही जाएगी, यहाँ से तो ऊपर ही जानी है, इस चक्कर में आप बड़ा लॉस करके जाते हो, राइट। तो वैसे ही उस चीज़ से बचने के लिए मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि किसी को भी कुछ नहीं पता क्या होने वाला है, इसलिए हमें क्या करना है वो समझाता हूँ। अब अगर हमें नहीं पता ना क्या होने वाला है तो हमें करना है फुटप्रिंट फॉलो, यानी कि जो बड़े प्लेयर्स है, यानी कि जो ऑपरेटर जो मार्केट को चला रहे हैं, हमें उनको समझने की कोशिश करना है कि वो क्या कर रहे हैं उस टाइम, वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो मेरे एच लेवल्स है ना, वो लेवल्स हमारे को वही चीज़ को समझने में हेल्प करते हैं कि इस लेवल पे मार्केट आ गई है, ये एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट है, ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग पॉइंट है, यहाँ से मार्केट उठ सकती है, यहाँ से मार्केट गिर सकती है। ये कैसे निकालता हूँ मैं? ऑपरेटर लेवल माइंडसेट को समझकर कि हाँ यार वो बड़ा जो प्लेयर है वो क्या सोच रहा है मार्केट के अंदर, अभी वो कहाँ पर सेल कर सकता है, वो कहाँ पर बाय कर सकता है। वो लेवल्स मैं देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपको वो देखने हैं 4 जून के लिए या फिर उसके बाद भी डेली निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो उससे ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें जो करना है ना, मैं वो क्यों समझा रहा हूँ एच लेवल, मान लो मैंने 2 लाइनें बना दी है, ठीक है, मैंने 2 लाइनें बना दी है। अब हमारा जो दिमाग कह रहा है, हम कह रहे हैं मार्केट यहाँ पर है और मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगी, ठीक है, ऊपर ही जाएगी। लेकिन वो अगर मेरे लेवल पे आ गई तो हमें क्या लग रहा है, मार्केट तो बहुत ही ऊपर जाएगी, लेकिन मेरे लेवल क्या कह रहा है कि यार यहाँ से तो सेल आ सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, वहाँ से सेल होगा। हमें क्या लग रहा है यहाँ पे लग रहा है हमें और नीचे जाएगा, लेकिन मेरे लेवल क्या कह रहा है, यहाँ पर बाय कह रहा है, ठीक है। तो यानी कि बड़ा प्लेयर यहाँ पे सेल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर बाय करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर बड़ा प्लेयर बाय करने की कोशिश कर रहा है, मैं यहाँ पर सेल करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए आप गलत एंट्री लेते हो, ये भी रीज़न आपको गलत एंट्री लेने का, क्योंकि आप जो करते हो ना, आप अपनी मन की सोचते हो मुझे लग रहा है। यार हम कौन होते हैं, हम तो कुछ है ही नहीं। हमारे लगने से क्या होता है, मार्केट को मूव करते हैं बड़े प्लेयर्स, ठीक है, हमें तो उनको पढ़ना सीखना है। हम क्या करते हैं ना, हम लड़ते हैं मार्केट से कि यार मैं जो सोच रहा हूँ वही होना चाहिए। नहीं,
हम नहीं है कुछ। जैसे पापा अगर कुछ बोलते हैं घर में तो हम ये थोड़ा बोलते हैं कि यार आप क्यों बोल रहे हो, ठीक है हम तो आपसे ज़्यादा बुद्धिमान है। नहीं, हमें पता है ना पापा में हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है, उनके पास एक्सपीरियंस है, तो हम उनकी बात मानेंगे, राइट। तो वैसे ही हमारा यहाँ पर बिग प्लेयर मूव है, तो यानी कि हमें बिग प्लेयर्स की बात माननी पड़ेगी, हमें रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। हम अगर उनकी रिस्पेक्ट करेंगे तो ही मार्केट वो हमारी रिस्पेक्ट करेगी, ठीक है। हम उनका हाथ पकड़ेंगे तो हमारे को आगे लेकर जाएंगे, लेकिन अगर हम उनकी लात पकड़ेंगे तो लात ही पड़ेगी मुँह पे, ठीक है। तो इसलिए आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि हमें नहीं सोचना मार्केटिंग में क्या होने वाला है। जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो एज है, हमें स्ट्रैटेजी के हिसाब से ट्रेड लेना है। हमें या तो एच लेवल के हिसाब, अगर आप एच लेवल मेरी फॉलो करते हो तो उसके हिसाब से ट्रेड लो, स्ट्रैटेजी कोई भी फॉलो करते हो उसके हिसाब से ट्रेड लो, अपने हिसाब से ट्रेड मत लो। क्योंकि ऐसे सिनेरियो के अंदर ना जो जिस दिन बड़े मूव आने वाले होते हैं उस दिन होती है सबसे ज़्यादा ट्रैपिंग। तो ट्रैपिंग से आप कैसे बचोगे? एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी को फॉलो करके। कि मान लो आप बोलते हैं ना कि सर उसके बाद मार्केट में क्या होगा, इलेक्शन में अगर बीजेपी नहीं आई तो, या फिर बीजेपी आ गई तो, मैं समझा देता हूँ क्या होएगा। क्या इंपॉर्टेंट है? इलेक्शन रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, स्टेबल गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इलेक्शन रिजल्ट यानी कि इलेक्शन रिजल्ट आ गया अगर कांग्रेस के फेवर में, ठीक है, या फिर अपोजिशन पार्टी के फेवर में, तो क्या वो पार्टी हमारे देश के लिए अच्छी है? क्या वो हमारे भारत के लिए अच्छी है ग्रोथ के लिए? तो आपका जो आंसर रहेगा वही आपका मार्केट के ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा। यानी कि अगर आपका आंसर येस है कि हाँ अच्छी है तो मार्केट ऊपर जाएगी, अगर आपका आंसर है नहीं अच्छी नहीं है तो मार्केट गिरेगी, ठीक है। स्टेबल गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट है, यानी कि स्टेबल गवर्नमेंट यानी कि जैसे अलायंस है अभी, क्या वो अलायंस हमारे देश के लिए, देश को संभाल पाएगा? कि कोई भी अलायंस है क्या वो स्टेबल है, ठीक है। या फिर जो हमारी अभी करंट गवर्नमेंट है क्या वो स्टेबल है? तो जो मोस्ट स्टेबल पार्टी होगी वही तो देश को चला पाएगी। अब बिखरी हुई पार्टी है मान लो, ठीक है, अगर बिखरे हुए 10 समूह में बैठे हुए 10 बंदे हैं, 10 बोल रहे हैं हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, हम साथ में मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक पार्टी है जो बोल रही है पूरे देश में सबसे बड़ी पार्टी है, वो स्टेबल गवर्नमेंट है, यानी कि उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते। एक पार्टी है जिसके अंदर लड़ाइयाँ होती है, एक पार्टी है जो साथ में मिलकर काम करती है। तो कौन सी पार्टी देश को आगे लेकर जाएगी? साथ वाली पार्टी या फिर जो लड़ाई करती है? वो पहले खुद के मसले सुलझाएगी या फिर देश को संभालेगी, ठीक है। तो इसलिए मैं कोई पॉलिटिक्स की तरफ से नहीं सोचकर बोल रहा, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे इन्वेस्टमेंट में या फिर हमारे स्टॉक मार्केट में कौन सी पार्टी के आने से क्या होगा, ठीक है। तो आपको समझना है कि कौन सी पार्टी अच्छी है और कौन सी पार्टी नहीं है और उसके आने से क्या हो सकता है। तो आपको समझ आ गया कि अब 5 साल में क्या होने वाला है, इसके बाद समझ आ गया होगा, ठीक है। और 4 जून के लिए मेरी एडवाइस क्या रहेगी? अगर आप एक बिगनर हो तो उस दिन शायद आप मार्केट अवॉइड करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अगर आपको स्टिल ट्रेड लेना तो एच लेवल पे अगर आपको काम करना आता है तो उस पर भी काम कर सकते हो, लेकिन स्टिल 4 तारीख को अगर आप बिगनर हो तो अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होएगा। तो हो सकता है कि आपको समझ ही नहीं आए कि मार्केट में हो क्या रहा है, ठीक है। सेकेंड जो है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करी थी कि इन्वेस्टमेंट कैसे निकाले, ठीक है। तो इन्वेस्ट इन भारत मैंने लिखा, यानी कि इन भारत के ऊपर इन्वेस्ट करो। यानी कि अब मैं आपको बताता हूँ मेरी सीक्रेट स्ट्रेटजी, ठीक है। अब वो टाइम आ गया है जब मैं आपको बता दूं कि सीक्रेट स्ट्रेटजी क्या है। ज़्यादा सीक्रेट कुछ नहीं है, ठीक है, सब कुछ आपके सामने होता है, लेकिन आपको तभी समझ आएगा जब मैं आपको बताऊंगा। यही होता है सीक्रेट, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला? इन्वेस्ट इन भारत। वो मैंने ऐसा क्यों बोला समझिए, कि भारत के अंदर इन्वेस्ट करना मतलब कि जिस कंपनी के अंदर हमारी गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, जिस कंपनीज को हमारी गवर्नमेंट टेंडर दे रही है, वो तो ग्रो होएगी, ठीक है। तो हम भागते यार कौन सी कंपनी भागेगी, कौन सी कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, कौन सी कंपनी के टेक्निकल्स अच्छे हैं, यार वो सब चीज़ तो फिल्टर करके गवर्नमेंट ही दे रही है आपको। क्योंकि गवर्नमेंट अगर किसी को टेंडर देगी तो ऐसे थोड़ी ना दे देगी, काम देखेगी, अच्छे से देखेगी। और एक होता है ना एक्सपीरियंस, हमारा एक्सपीरियंस क्या रहा है कि जब से ये गवर्नमेंट आई है, जो करंट गवर्नमेंट है, जो PSU सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा बूम हुआ है, ऑयल सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा बूम हुआ है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि जो गवर्नमेंट है हमारी, वो अपने साथ साथ उस जिस भी कंपनी के अंदर हाथ डालती है उसको भी ग्रो करवाती है, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अंदर हाथ डाला तो उसको ग्रो करवा दिया, ऑयल कंपनीज के अंदर हाथ डाला तो उसको ग्रो करवा दिया। जो भी लॉस मेकिंग कंपनीज थी, ऑयल जो कंपनीज थी वो लॉस मेकिंग कंपनीज थी, लॉस में थी, उसको प्रॉफिटेबल कर दिया करंट गवर्नमेंट ने। जो PSU स्टॉक से, ठीक है, वो लॉस मेकिंग थे या फिर बियर मिनिमम प्रॉफिट्स पे थे, उसको प्रॉफिटेबल कर दिया। तो जिस भी कंपनी के अंदर इन्होंने हाथ डाला है उसको इन्होंने प्रॉफिटेबल कर दिया है। तो यार आपको कहीं और देखने की क्या ज़रूरत है? जो गवर्नमेंट हमारी आज की है वो जिस भी कंपनी को टेंडर दे, आप उसके अंदर बेशक आप इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं, ठीक है। अपने एनालिसिस करने के बाद अपने फंडामेंटल टेक्निकल जो आप करते हो वो कर लेना, लेकिन किस स्टॉक में करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहली बात, हमें कैसे पता चलेगा कि जो गवर्नमेंट है वो किस स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करने वाली है, राइट। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आएगा। स्ट्रेटजी है तो पूरी बताता हूँ, ठीक है, आधा अधूरा ज्ञान मैं वैसे नहीं देता। तो पहला बात तो ये क्लियर हो जाती है कि जो गवर्नमेंट है अपना एक मैनिफेस्टो निकालती है। मैनिफेस्टो यानी कि अगले 5 साल में वो क्या करने वाली है, वो पहले ही बता देती है कि हम ये करने की सोच रहे हैं। तो जिस चीज़ में वो सोच रहे हैं तो वो करती है। अभी तो गवर्नमेंट ऐसी है, जो बोलती है वो करती है, ठीक है, मोस्टली देखा गया ऐसा, ठीक है। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे,
अभी गवर्नमेंट ने क्या बोला है, वो ईवी और रिन्यूएबल एनर्जी पे ध्यान देंगे। अभी गवर्नमेंट ने क्या बोला है, वो डिफेंस पे ध्यान देंगे, ठीक है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या आता है, पाइप आता है, स्टील आता है, कंस्ट्रक्शन आता है, रेलवे आता है। रेलवे के अंदर क्या गवर्नमेंट ने बोला है कि अब अगले 5 साल के अंदर हम 5000 किलोमीटर से ज़्यादा के ट्रैक लगाने वाले हैं। गवर्नमेंट ने क्या बोला है, हम नई ट्रेन लाने वाले हैं, ठीक है। तो कौन से स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए, IRFC हो गया, IRCTC हो गया, ये सारे गवर्नमेंट के स्टॉक्स है, ठीक है। ये सारी स्टॉक्स की जो लिस्ट है ना, सेक्टर वाइज मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, ठीक है। अभी आज जिस दिन वीडियो डलेगी, वीडियो डलते ही मैं ये शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो कि कौन से सेक्टर का स्टॉक जो है वो कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कौन से है, पाइप के अंदर कौन से है, स्टील के अंदर कौन से है, कंस्ट्रक्शन के अंदर जो मेरे जो फेवरेट है वो कौन से, टेलीकॉम के अंदर कौन से, ईवी रिन्यूएबल के अंदर कौन से है, डिफेंस के अंदर कौन से है। ये सारे स्टॉक्स मैं अपनी एक लिस्ट बनाकर एक गूगल ड्राइव का लिंक जो है या फिर एक PDF जो है मैं शेयर कर दूंगा आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। आप वहाँ पर जाकर चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैंने बोला रेलवे की बात करी, अब इतने सारी जो चीज़ें हैं करने के लिए ऑब्वियसली उनसे बात भी तो करनी पड़ेगी ना, सारी कम्युनिकेशन रहेगी। तो टेलीकॉम सेक्टर जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा साथ देने वाला है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बोला ना, इंफ्रास्ट्रक्चर का लोगों को क्या समझ आता है कि एक कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या आता है। अब ऑब्वियसली अगर मान लो कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है तो स्टील तो लगेगा, ठीक है, उसके अंदर पानी भी तो सप्लाई होगा तो पाइप तो लगेगी, ठीक है। कोई माल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना है, कोई माल ट्रांसपोर्ट करना है तो रेलवे तो लगेगा, ठीक है। अब उनसे बात करना है तो टेलीकॉम तो लगेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ये सब होता है, ठीक है। अब ईवी रिन्यूएबल एनर्जी पे आ जाते हैं। जो हमारी एनर्जी अभी बन रही है भारत में, जो गवर्नमेंट है वो बोल रही है हम इसको 5 गुना करने की कोशिश करेंगे अगले 5 साल में। यानी कि अगर मान लो अभी 100 मेगावाट बन रही है तो वो कोशिश करेंगे ये 500 बने, ठीक है, 500 मेगावाट। और आपने देख लिया है कि मार्केट में ईवी जो सेक्टर्स है उसके जो स्टॉक्स है कितना बूम आया है। तो जस्ट इमेजिन अगर 1 गुना करने में इतना बूम आ गया तो 5 गुना करने में वो कितना ऊपर जाने वाले हैं, ठीक है। तो ईवी सेक्टर भागेगा, रिन्यूएबल एनर्जी भाग सकता है क्योंकि उसके अंदर 5x की रिक्वायरमेंट है। यानी कि अभी तो रिक्वायरमेंट है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो स्टार्टिंग है। लोग बोलते हैं ना कि यार ये तो अगर हम पहले कर लेते, कंप्यूटर आए थे, कंप्यूटर पहले सीख लेते, या फिर कोई टेक्नोलॉजी आई थी उसके अंदर हम पहले डेवलप हो जाते तो हम तो ग्रोथ कर जाते। तो अभी तो टाइम है, ये तो स्टार्ट ही हुआ है, इसके अंदर करो ना, निवेश करो, इन्वेस्ट करो, क्या दिक्कत है, ये तो ऊपर ही जाना है, ठीक है। उसके बाद डिफेंस सेक्टर है। आपको भी पता है आजकल हमारी जो गवर्नमेंट है वो कितना ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है। चाइना के साथ बात हो या फिर पाकिस्तान के साथ बात हो या फिर हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज है उसके अंदर कैसे हालात चल रहे हैं, या फिर देश के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर कैसे हालात चल रहे हैं। तो जो हमारी गवर्नमेंट है और सारी गवर्नमेंट जो है वो अपना डिफेंस का जो कंजप्शन है या फिर जो डिफेंस के अंदर इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ाई जा रही है और बढ़ाई जा रही है और करी जा रही है और करी जा रही है। HAL मैंने आपको बताया था डिफेंस का स्टॉक्स, ठीक है। HAL मैंने आपको बताया था, प्रधानमंत्री जी ने आकर उसकी प्रॉफिट फिगर बता दी, ठीक है। तो और क्या बताऊँ इसके बारे में, डिफेंस हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ईवी रिन्यूएबल एनर्जी, ये तो गवर्नमेंट ने आकर खुद बोल दिया है, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन तो होती रहेगी। भारत के अंदर अगर डेवलपमेंट करनी है 5 साल में, अगर इसको तीसरा या चौथा वर्ल्ड की इकोनॉमी बनानी है तो कंस्ट्रक्शन तो करनी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन में तो पैसा जाएगा ही, तो सिंपल है ना। तो मैं बताता हूँ आपको सीक्रेट स्ट्रेटजी क्या है मेरी। जहाँ आज की गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी मैं वहाँ इन्वेस्ट करूँगा, सिंपल एंड सॉर्टेड। तो आज के बाद आप ये मत बोलना किसी से कि किस जगह इन्वेस्ट करना है, मैंने सब कुछ बता दिया। कौन से स्टॉक्स में करना है, ठीक है, वो स्टॉक्स की लिस्ट सेक्टर वाइज मैं पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। उसके अंदर से भी किस में करना है वो भी बता देता हूँ, ठीक है। मान लो मैंने 10 स्टॉक दिए तो किस में करना है वो बता देता हूँ। अब उसके अंदर मान लो 10 स्टॉक दिए, 10 में से गवर्नमेंट ने किसको टेंडर दिया। अब जो गवर्नमेंट जिसको टेंडर देगी ना उसका तो स्वाभाविक ही है, जो अगर गवर्नमेंट काम दे रही है ना तो पहली बात तो वो कंपनी अच्छी है, ठीक है, क्योंकि अभी की जो गवर्नमेंट है वो उसी को काम देती है जो अच्छा है, ठीक है। तो पहली बात तो कंपनी अच्छी है। दूसरा, अगर वो कंपनी अच्छी है और गवर्नमेंट का टेंडर मिल गया तो उसकी मार्केट के अंदर कितनी रिस्पेक्ट मिल जाएगी, ठीक है। इसलिए मार्केट में रिस्पेक्ट बढ़ने की वजह से बाकी भी काम आएगा, ठीक है। तो उसकी तो ग्रोथ होनी स्वाभाविक ही है, वो तो ग्रोथ होनी ही है, ठीक है। तो आपको अगर मैंने 10 स्टॉक दिए है उसके अंदर से आप निवेश करने की सोच सकते हो उसमें जिसको गवर्नमेंट टेंडर दे। तो मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा, उसके बाद भी आप अपनी एनालिसिस करना, ठीक है, उसके बाद ही आप निवेश करना। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो कि आज जो मैंने सिखाया है वो ऐसा कुछ सिखाया है जो शायद आपने कभी सुना भी ना हो, देखा भी ना हो। और अगर देखा भी हो, सुना भी हो, उसके बाद भी आपने ऐसी चीज़ मुझसे सुनी ली होगी जो चीज़ कुछ नहीं होगी, ठीक है, जो आपको आपके अंदर कुछ ना कुछ नॉलेज बढ़ाएगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। इलेक्शन में आपको ऑल द बेस्ट।